सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 हमारा पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें देखिए एक टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वैश्विक नागरिकता के बारे में। इसमें जो भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे वो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को बता दो, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है ग्लोबल सिटीजनशिप का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा मिलेगा तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आने वाला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। देखिए हमें जो वैश्विक नागरिकता होती है, इस शिक्षा वैश्विक नागरिकता शिक्षा में हम इस क्या समझ सकते हैं इससे। इट इज़ अ वे टू नो मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जानने के लिए हमें मदद करता है, या फिर इट इज़ अ वे टू बिकम अ डिप्लोमेट, या फिर हमें एक राजनयिक या फिर कह सकते हैं नेता बनने में क्या मदद करता है। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास इट इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड टू कनेक्ट रिलेट एंड शेयर विद अदर कल्चर्स एंड पीपल। यानी हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है उसमें बोला गया कि अगर हम बेसिकली अगर हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप अपनाते हैं तो क्या हम लोग दुनिया से रिलेट कर पाएंगे, दुनिया से अपने आप को जोड़ पाएंगे उनके कल्चर के साथ, लोगों के साथ। तो क्या ग्लोबल सिटीजनशिप का महत्व क्या होता है, जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा, इससे हम क्या सीख सकते हैं, बेसिकली आपको ये बताना है। तो आपके एग्जाम में भी देखिए 4 MCQ रखा रहेगा। मैंने आपको यहाँ पर 3 MCQ लिख दिए क्योंकि मुझे देखिए क्वेश्चन पर डिजाइन करना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 MCQ लिखा। आपके एग्जाम में 4 मिलेगा तो 4 टिक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है कि आप इसे सीखते क्या है। तो इससे आप बताइए कि ग्लोबल सिटीजनशिप हम लोग क्या सीखेंगे। तो हम देखिए पूरे देश बोला जाए या फिर विश्व बोला जाए, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं वैश्विक नागरिकता से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में भी टिक करिएगा तो ग नंबर टिक कर लीजिएगा आपने जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए आपके एग्जाम में भी जो सवाल मिलेगा पहले जान लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश पे भी मैं पढ़ा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश समझ के आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा तो आप जिसमें चाहे लिख सकते हैं। तो पहला देखिए अगला सवाल हमारे पास कि वाई इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिलेवेंट टू। देखिए आज जो हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप में पढ़ रहे हैं ये क्यों रिलेवेंट है, आज से ही क्यों प्रासंगिक किया गया, बेसिकली बताना है कि वैश्विक नागरिकता जो शिक्षा है आज क्यों प्रासंगिक है, इसका क्या कारण है ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज ग्लोबल सिटीजनशिप आर नीड इन लाइट और कंटेम्प्रेरी चेंज। देखिए ये जो हमें कह सकते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप है, ये हमें जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, जो कंटेम्प्रेरी चैलेंज यानी समकालीन चुनौती है उसके क्या हमें आलोक करने में या फिर कह सकते हैं हम उजागर करने में आवश्यकता होती है। इट माइट बी अ वे टू काउंटर नेशन। देखिए ये हमें राष्ट्रवाद को क्या मुकाबला करने का तरीका हो सकता है, या फिर ये प्रासंगिक नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास। तो ग्लोबल सिटीजनशिप क्यों पढ़ना है, तो ताकि हम देश के बारे में अलग अलग संस्कृति के बारे में जान सके। लेकिन क्यों आज से इसे हम जोड़ रिलेट कर पा रहे हैं या रिलेवेंट कर रहे हैं, तो ताकि हम जो भी हमारे पास कह सकते हैं जो हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस या पे पहले के जो देश थे किस प्रकार करते थे उसको हम लोग क्या कर सके, उसको चुनौती के रूप में समझ सके। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकताओं की आवश्यकता है, बिकॉज ग्लोबल सिटीजन्स आर नीडेड इन लाइट और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ऑप्शन नंबर 8 टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है इज देयर अ सिंगल मॉडल फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल होता है। यस ऑल द कंट्रीज शुड फॉलो दैट। क्या सभी देश एक ही मॉडल फॉलो करते हैं। नहीं, बिकॉज डिस्कशन आर टेकिंग प्लेस टू हैव अ सिंगल। देखिए अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी एक मॉडल की चर्चा हो रही है, ऑप्शन है। और तीसरा नहीं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा में स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होती है। तो कौन सा ऑप्शन देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन संबंधित रखता है सिंगल मॉडल के बारे में ये बताना है। तो आपको 3 ऑप्शन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दे दी जाएगी, आपको बताने का सही उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बोला कि ग्लोबल सिटीजनशिप हम लोग एक ही प्रकार का चीज़ नहीं पढ़ते हैं, इससे हम क्या करते हैं वैश्विक रूप में बात करते हैं। तो नो, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इज ऑलवेज एडेप्टेड टू लोकल कंटेक्स्ट। ये वैश्विक नागरिकता शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भों के अनुकूल चलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला हमारे पास इज ग्लोबल सिटीजनशिप रिलेट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ग्लोबल सिटीजनशिप से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या उससे हम इसको संबंधित कर सकते हैं, बताना है। मैंने आपको बताया था देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि एक ऐसा गोल या फिर ऐसा लक्ष्य जो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जीवन अपना सकते हैं, ताकि हम आज की जरूरतों को पूरा करें, जरूरतों को देखिए थोड़ा कम कम कर चले, ताकि हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी उनको वो लोग भी इस्तेमाल कर सके। इस प्रकार लक्ष्य हम रखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो क्या ग्लोबल सिटीजनशिप इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है क्या इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप खुद सोचिए क्या होगा कि ये जुड़ा हुआ जरूर है तभी नहीं हो सकता। यानी यस एक्चुअली एसडीजी यानी एसडीजी मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूड्स इट विथ इट टारगेट। यानी यहाँ पर ऑप्शन टिक किया हिंदी के बच्चे जो है, हाँ वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर एसडीजी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसे अपने लक्ष्यों में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए आपसे पूछा हुआ है कि डज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन
बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू टर्सरी एजुकेशन, क्या जो वैश्विक नागरिकता है वो सिर्फ तृतीयक जो शिक्षा संबंध है उससे संबंध रखता है? यस, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ इसकी जटिलताओं के कारण इसे हम थर्ड सेक्टर रखते हैं। या फिर इट कैन बी अप्लाइड इन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, इसे हम सभी लेवल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर नो इट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, नहीं इसे हम लोग किसी तरह से विशेष रूप से किस में रख सकते हैं, शिक्षा के माध्यमिक स्तर से हमें रखते हैं। तो क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग टिक करिएगा। देखिए पहले बता देता हूँ, जो बच्चा इसका डिटेल जानना चाहता है तो उसको 1 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। क्या कारण है क्या नहीं ये इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है, और जस्ट नीचे इसका देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है कि किस आधार पे मैंने वहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या टिक किया, ये कंप्लीट बातें यहाँ लिखी हुई है। तो आप चाहे तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी तरह देखिए 2 नंबर का हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये 2 का 1 नंबर ए नंबर आंसर क्यों हुआ इसका कारण मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसी तरह देखिए 3 नंबर का जो हमारे पास कारण है कि 3 का सी क्यों बोला गया, तो ये यहाँ से लिख दिया गया। और 4 नंबर का जो मैंने आपको आंसर बोला ए नंबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 5 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप लोग। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द यूएन क्रॉनिकल नंबर 4004 2017 स्टेट द ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान कर दिया गया। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाए, बी नंबर। तो देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप जो टॉपिक है बेसिक हमारा, उसमें से 5 क्वेश्चन मुझे लगता है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। इसके अलावा देखिए सवाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ग्लोबल कुछ भी बन सकता है, आपको अपने तर्क के हिसाब से उसको सही करना है, गलत करना है, पढ़ना है सवाल को। देखिए इंग्लिश वाला बच्चा तो इंग्लिश समझ जाएगा, हिंदी वाला बच्चा हिंदी सवाल को आराम से पढ़िए, जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसको आपको टिक करना है। तो इस प्रकार ग्लोबल सिटीजनशिप पे जो भी सवाल बनेगा वो आप लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, गेस्ट पेपर तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो आपको जो भी आपको देखिए किताबी पढ़ के थोड़ा जानना पड़ेगा। अब हमारे पास देखिए एक सवाल आता है जो पेपर बेसिकली हमारे पास ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकार के बारे में। और मानव अधिकार से देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं फिलहाल अभी इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके ह्यूमन राइट्स का वो कंप्लीट करूँगा। बाकी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन लाके मानव अधिकार जो टॉपिक रहेगा यानी ह्यूमन राइट्स वाला वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जिसमें मैं पढ़ने वाला हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है आपसे पूछा हुआ है। तो हम लोग प्रतिवर्ष इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा राष्ट्रीय पूछा जाएगा, दोनों एक को जानना पड़ेगा। तो मार्च 8 को क्या मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला आपसे सवाल पूछा जाएगा, देखिए सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट हुआ है या फिर सरदार सरोवर डैम किस नदी पे बना हुआ है, कावेरी नदी, यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी, सबसे जहरीली नदी भी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वहीं होता है नदी का। तो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे बना हुआ है, तो उसका नाम हो जाए यमुना नदी या फिर यमुना रिवर। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का देखिए जो फर्स्ट चार्टर था वो किसने किया था, साइरस सिलेंडर ने, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, बिल ऑफ राइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो किसने किया था, बेसिकली क्या था फर्स्ट चार्टर, तो द साइरस सिलेंडर। देखिए आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम तो देखिए डेट दे ही दिया है, तो थोड़ा सा आपको जान समझ रहा है, आप लोग उतना टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते बड़े लेवल पे ना अभी हम लोग। देखिए चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था, सॉरी किसके अगेंस्ट था, तो हमने पढ़ा हुआ था चिपको आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। उत्तराखंड का कौन सा गांव था, तो चमोली गांव था, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा चमोली नाम का गांव था उत्तराखंड का, जहां पर पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था, यानी कटिंग द ट्रीज को बैंड करना था क्योंकि अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। तो चिपको जो मूवमेंट था उससे जुड़ा हुआ था। फिर अगला हमारे पास हु इज द लीडर ऑफ NBA। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चलिए NBA का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। मेधा पाटकर, कांसीराम, अरुंधति रॉय, या फिर नन ऑफ दिस। कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ पर लीडर कौन है NBA की, तो वो है अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, वो हमारे संविधान के किस सेक्शन में रखा गया बेसिकली बताना है। सेक्शन 22, 20, 21 या 23। तो किस सेक्शन में रखा गया, ये 21 नंबर के सेक्शन में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच मूवमेंट फोकस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए कौन सा जो मूवमेंट है वो बेसिकली फोकस था किस पे, लोगों का विस्थापन पे, उन्हें फिर से बसाना है। तो जब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी की शायद सरकार थी, तो लोगों को विस्थापित किया गया था लोगों को रहने के लिए। दूसरा क्योंकि जब डैम बनता है, बांध बनता है, तो बहुत बड़े लेवल पे देखिए लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 लोगों ने इस पे देखिए पढ़िएगा थ्योरी तो पता चलेगा। एक बिश्नोई मूवमेंट आपको पढ़ना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ना है, ठीक है, मितानी मूवमेंट पढ़ना है। अगला सवाल है हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। देखिए किसने एक अहम रोल प्ले किया है
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में? द यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड वार ने, इकोनॉमिक सबमिट या फिर नन ऑफ दिस? कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो किसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है, बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर अगला क्वेश्चन 9 और 10 हमारे पास है। दो ह्यूमन राइट्स कमीशन इन स्टेट्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? देखिए जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत में, ठीक है, या फिर राज्यों में, वो कौन से लॉ के अंतर्गत रखा गया है ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? देखिए जो हमारे भारत के सबसे प्रथम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कह सकते चेयरमैन कौन थे, बताना है हमें ये। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जे एस मिश्रा, जे रंगानाथ मिश्रा, जे के जी बालाकृष्णन या फिर जे ए एस आनंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जे रंगानाथ मिश्रा कौन थे, प्रथम चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो ये ह्यूमन राइट्स के टॉपिक से 10 जो सवाल बनते थे वो कवर कर दिए। बाकी देखिए टोटल 30 क्वेश्चन और बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और कंटेंट बहुत रेडी करना है। तो सभी काम देख के आपसे बच्चों जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं मैं कराने की कोशिश करते रहा हूँ। तो आपसे बच्चों का काम है जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हर जगह मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।